नमस्कार। आज तारीख है 8 अप्रैल 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारी टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला, पॉलिटी और गवर्नेंस के लेंस से हम देखेंगे कि वुमेन्स रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन यानी परिसीमन का आपस में क्या कनेक्शन है और इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। दूसरा, सोशल जस्टिस के अंडर हम सतंकुलम पुलिस ब्रूटैलिटी केस के फैसले पर आएंगे। राइट, जिसने पूरे पुलिस सिस्टम के लिए एक तरह से नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। एग्जैक्टली। तीसरा, हमारा फोकस होगा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पर, जहां इंडिया के अपडेटेड क्लाइमेट प्लेजेस को समझेंगे कि कैसे विकास और पर्यावरण के बीच का संतुलन बनाया जाता है। और आखिर में इंटरनेशनल रिलेशंस, वेस्ट एशिया क्राइसिस के संदर्भ में मध्यस्थता या मीडिएशन का विज्ञान क्या है अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से। और देखिए, हमारा लक्ष्य इस गहन विश्लेषण में सिर्फ इन खबरों को ऊपर से पढ़ना नहीं है, बल्कि इनके पीछे के जो स्ट्रक्चरल मुद्दे हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें समझना है, जो कि किसी भी जागरूक नागरिक या एग्जाम देने वाले के लिए जरूरी है। सही कहा। तो चलिए, देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर में जो बदलाव आने वाला है वहां से शुरू करते हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जिसे हम 106th अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, जिसमें लोकसभा और विधानसभा में 1/3 महिला आरक्षण का प्रावधान है। हाँ, लेकिन पहले ये था कि ये अगले सेंसस और डेलिमिटेशन के बाद लागू होगा। पर अभी अचानक सरकार का रुख बदला है जी। अब बात चल रही है कि इसे 2011 के सेंसस के आधार पर ही जल्दी लागू कर दिया जाए। चलिए इसको थोड़ा अनपैक करते हैं। मतलब आप सोचिए, अगर हम 2026 में एक क्रांतिकारी पॉलिसी को 2011 के डेटा पर लागू कर रहे हैं, तो ये वैसा ही है जैसे किसी नए 5G स्मार्टफोन में 15 साल पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया हो। ये काफी अच्छी एनालॉजी दी आपने। और यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि इस जल्दबाजी के पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव छिपा है और इसका सीधा असर पड़ेगा नॉर्थ साउथ डिवाइड पर। अच्छा, वो कैसे? थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, 1970s से ना हमारा डेलिमिटेशन फ्रीज है, मतलब लोकसभा की सीट्स उतनी ही है। अब अगर पॉपुलेशन के आधार पर नई सीट्स बढ़ती हैं तो अनुमान है कि यूपी और बिहार की मिलाकर करीब 180 सीट्स हो जाएंगी। ओ बाप रे, सिर्फ 2 स्टेट्स की 180 सीट्स। हाँ, जबकि 5 दक्षिणी राज्य ले लीजिए, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन पांचों की मिलाकर सिर्फ 195 सीट्स होंगे। तो हमारे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ये सीधे तौर पर दक्षिणी राज्यों को नुकसान पहुंचा सकता है। राइट, क्योंकि चुनावी नक्शे पर जिसके पास नंबर ज्यादा है, पावर वही शिफ्ट हो जाएगी। पर यहाँ मुझे एक चीज लगती है कि अगर लोकतंत्र में 1 पर्सन 1 वोट है, तो आबादी के हिसाब से सीट्स बढ़ना लॉजिकल भी तो है। हाँ, मैथ्स के हिसाब से लॉजिकल है, पर एक पॉइंट ये भी है कि दक्षिणी राज्यों ने पॉपुलेशन कंट्रोल में अच्छा परफॉर्म किया था, तो उन्हें उसकी सजा तो नहीं मिलनी चाहिए ना। और सिर्फ यही एक मुद्दा नहीं है। और क्या चैलेंजेस हैं इसमें? ओबीसी और मुस्लिम ओबीसी के सब कोटास की डिमांड अभी भी क्लियर नहीं है। और एक और बड़ा इशू है सीट्स के रोटेशन का, जो अभी अनसुलझा है। ओह हाँ, रोटेशन। मतलब आज जो सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, वो अगली बार ओपन हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो इससे ग्राउंड लेवल पर अकाउंटेबिलिटी ब्रेक हो सकती है। नेता सोचेगा कि अगली बार ये सीट मेरे पास तो रहनी नहीं है, तो मैं लॉन्ग टर्म काम क्यों करूं? वही ना। और हाँ, मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि हमारा मकसद किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट या विरोध करना नहीं है। हम बस आर्टिकल के हिसाब से इन स्ट्रक्चरल रियलिटीज और उनके चुनावी फायदे नुकसान को सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, रियलिटी समझना जरूरी है। सही बात है। तो अब सत्ता और चुनाव के नियमांकन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस सिस्टम पर आते हैं जो नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। जब लॉ एनफोर्समेंट खुद कानून तोड़ते हैं तो क्या होता है? ये बहुत ही डार्क और सीरियस मुद्दा है। आप सत्यंकुलम केस की बात कर रही हैं? हाँ, वही तमिलनाडु के थूथुकुड़ी वाला केस। 6 साल पहले जयराज और उनके बेटे बेनिक्स की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। अब मदुरई की ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपी पुलिस कर्मियों को दोषी करार दिया है। हाँ, टोटल 9 पुलिस वाले थे। एक की तो कोविड से मौत हो चुकी है, बाकी सभी को मौत की सजा सुनाई गई है। राइट। और हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। आमतौर पर ऐसे केसेस में सबूत मिटा दिए जाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट रैंक्स क्लोज कर लेता है, लेकिन इस केस में एक हेड कांस्टेबल थी, रेवती, उनकी गवाही ने सब बदल दिया। बिल्कुल, और उसके बाद सीबीआई द्वारा खोजे गए डीएनए और ब्लड सैंपल्स ने केस को एकदम सॉलिड बना दिया। पर मेरा एक क्रिटिकल सवाल है यहाँ। उन सबको दोषी ठहराना एक बात है, पर क्या मौत की सजा यानी डेथ पेनल्टी देना सिस्टम को सुधारने का सही तरीका है, या ये बस पब्लिक एंगर को शांत करने के लिए एक टेम्परेरी रिएक्शन है? देखिए, आर्टिकल के अकॉर्डिंग कोर्ट का ये फैसला रिहैबिलिटेटिव जस्टिस के खिलाफ जरूर लगता है। मॉडर्न कानून सुधारने पर जोर देता है, जान लेने पे नहीं। लेकिन मैसेज भी तो देना था ना? वही मैं कहने वाला था। ये पूरी यूनिफॉर्म फोर्स के लिए एक स्ट्रांग मैसेज है, एक बहुत कड़ी चेतावनी है कि स्टेट की ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता। और आपको पता है उस रात वहाँ हुआ क्या था? नहीं, क्या हुआ था वहाँ एक्चुअल में? उस वक्त एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने पुलिस स्टेशन विजिट किया था और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि वहाँ का माहौल बहुत इंटिमिडेटिंग था। पुलिस उनसे भी ठीक से पेश नहीं आ रही थी। वेट, रियली? एक मैजिस्ट्रेट के साथ पुलिस ऐसा बिहेव कर रही थी? हाँ, और इसी वजह से मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने सुओ मोटो यानी खुद से संज्ञान लिया। उन्होंने वेट नहीं किया,
तुरंत रेवेन्यू ऑफिशियल्स को आदेश दिया कि आप जाइए और सबूतों को सुरक्षित कीजिए। ओह वाओ, तो बेसिकली ये जुडिशरी, एक हिम्मती गवाह और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का एक परफेक्ट अलाइनमेंट था, जो बहुत रेयर होता है हमारे सिस्टम में। एकदम रेयर। जब सारे पिलर्स एक साथ काम करते हैं तभी ऐसी सिस्टेमिक रेकनिंग आती है। सही बात है। तो सांतंकुलम केस हमें ये दिखाता है कि कैसे प्रेजेंट में की गई गलतियों की कीमत चुकानी पड़ती है। और ठीक यही लॉजिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट चेंज पर भी लागू होता है, जहां पास की गलतियों का बोझ आज के डेवलपिंग नेशंस पे डाला जा रहा है। हाँ। और अब हम आते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर, इंडिया के अपडेटेड क्लाइमेट प्लेजेस यानी एनडीसीज पर। पेरिस एग्रीमेंट के तहत इंडिया ने अपने टारगेट्स रिवाइज किए हैं। इसके 3 मूल लक्ष्य हैं। पहला, 2005 के लेवल से एमिशन इंटेंसिटी में 45% कमी करना। दूसरा टारगेट है अपनी पावर कैपेसिटी का 60% नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट करना। और तीसरा है करीब 3.5 से 4 बिलियन टन्स का एक कार्बन सिंक बनाना। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? देखिए, इसको मैं एक एनालॉजी से समझाती हूँ। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए कि एक आम इंसान अपना पहला छोटा सा घर बना रहा है, जिसमें वो बेसिक ईंट सीमेंट यूज कर रहा है। अब उसे कहा जाए कि नहीं भाई, तुम सिर्फ सबसे महंगे इको फ्रेंडली मटेरियल्स यूज करो, जबकि उसके पड़ोस में अमीरों के बड़े बड़े महल पहले से ही धुआं छोड़ रहे हैं सालों से। काफी एक्यूरेट कंपैरिजन है ना? तो जो पश्चिमी देशों के कमेंटेटर्स कहते हैं कि इंडिया और ज्यादा क्यों नहीं करता, क्या वो मांग सही है? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, हाँ। तो जवाब है नहीं। इंडिया आज भी एक लोअर मिडिल इनकम देश है। कॉस्ट ऑफ गोइंग ग्रीन बहुत ज्यादा है। सिर्फ टारगेट सेट करने से कुछ नहीं होता। कॉस्ट ज्यादा है मतलब एक्चुअली कितना इम्पैक्ट आता है बजट पर? आप बैटरी स्टोरेज का ही एग्जांपल ले लीजिए। रिन्यूएबल एनर्जी को स्केल अप करने और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बनाने में ही ट्रिलियन रुपीस लग जाएंगे। और हमारे देश की एनर्जी का मूल आधार आज भी कोयला यानी कोल ही है। हाँ, ग्रिड को चलाने के लिए कोल तो चाहिए ही। एग्जैक्टली। इंडिया को अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है, इंडस्ट्री लगानी है और अर्बनाइजेशन के लिए रूम चाहिए। हमारा जो पर कैपिटा इमिशन है, यानी एक इंसान कितना कार्बन इमिट करता है, वो ग्लोबल एवरेज का सिर्फ 1/3 है। 1/3, सिर्फ 1/3। हाँ, तो अपने डेवलपमेंटल नीड्स को इग्नोर करके अंधाधुंध क्लाइमेट कमिटमेंट्स कर लेना आर्थिक रूप से फीजिबल नहीं है हमारे लिए। सही बात है, हम अपना विकास तो नहीं रोक सकते ना उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले ही वातावरण खराब कर दिया है। वही तो मेन पॉइंट है। उनकी हिस्टोरिकल इमिशंस का बर्डन हम आज क्यों उठाएं? राइट। तो देखिए, क्लाइमेट चेंज पर ग्लोबल कंसेंसस बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती आती है जब 2 देश फिजिकली युद्ध कर रहे हों और उनके बीच शांति स्थापित करनी हो, जो आजकल हम दुनिया के कई हिस्सों में देख रहे हैं। बिल्कुल। तो ग्लोबल नेगोशिएशंस के इस टॉपिक से निकलकर अब हम सीधे चलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पर। हमारा आखिरी टॉपिक, वेस्ट एशिया के संकट में मीडिएशन या मध्यस्थता का विज्ञान। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्सा है। अगर आप देखें, हेग कन्वेंशंस और यूएन चार्टर का चैप्टर 6, स्पेसिफिकली आर्टिकल 33, सभी शांति से बातचीत और मीडिएशन पर जोर देते हैं। पर डिप्लोमेसी में मीडिएशन सिर्फ ऐसे ही किसी को बैठाकर बातचीत करना तो नहीं होता होगा ना, इसका पूरा एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता होगा। बिल्कुल होता है। ये एक प्रॉपर साइंस है। तो यहाँ मैं एक पुशबैक देना चाहूंगी। हमें लगता है कि मीडिएटर को ना हमेशा स्विट्जरलैंड की तरह एकदम न्यूट्रल होना चाहिए, जिसका कोई अपना फायदा ना हो। लेकिन क्या एक बायस्ड या ताकतवर मीडिएटर कभी-कभी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इसका एकेडमिक विश्लेषण भी मौजूद है। एक स्कॉलर हैं जेकब बर्कोविच, उनका एक कंटिंजेंसी मॉडल है। कंटिंजेंसी मॉडल, इसमें क्या बताया गया है? इसमें वो कहते हैं कि मीडिएटर का न्यूट्रल होना जरूरी नहीं है, बल्कि उसकी क्रेडिबिलिटी और स्किल्स और उसकी ताकत ज्यादा मैटर करती है। उसके पास लेवरेज होना चाहिए। एक और थ्योरिस्ट हैं आई विलियम ज़ार्टमन। उनकी एक बहुत फेमस थ्योरी है, थ्योरी ऑफ राइपनेस। राइपनेस, जैसे फल पकने का वेट करते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। उनका कॉन्सेप्ट है म्यूचुअली हर्टिंग स्टेलमेट, यानी जब तक दोनों तरफ के युद्धरत देशों को ये ना लगने लगे कि अब लड़ाई जारी रखना उनके लिए नुकसानदायक है और वो एक ऐसी फंसने वाली स्थिति में आ गए हैं जहां कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा, तब तक मीडिएशन काम नहीं करती। ओह, मतलब दोनों पार्टियों का बराबर नुकसान हो रहा है और दोनों बुरी तरह फंस गए हों, तभी वो टेबल पर आते हैं। एग्जैक्टली। इसके सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं हिस्ट्री में, जैसे जिम्बाब्वे में लैंकास्टर हाउस एग्रीमेंट हुआ था, या नॉर्दर्न आयरलैंड में गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, जहां जॉर्ज मिचेल ने मीडिएशन की थी। उनके पास अमेरिका की ताकत और लेवरेज था। राइट। तो अगर हम इस थियोरी को आज के वेस्ट एशिया के संदर्भ में अप्लाई करें तो काफी इंटरेस्टिंग पिक्चर बनती है। जैसे ईरान और यूएस के बीच मीडिएशन की बात आती है तो लोग कहते हैं पाकिस्तान भूमिका निभा सकता है। लेकिन वहां सवाल उठते हैं। वही तो, क्योंकि उसकी यूएस के साथ मिलिट्री और डिप्लोमेटिक करीबी है, तो ईरान उस पर ट्रस्ट क्यों करेगा? उसकी न्यूट्रलिटी तो वहीं खत्म हो गई। और उसके पास उतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक लेवरेज भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर चाइना एक बेहतर विकल्प बनकर उभरता है। चाइना? पर चाइना कैसे? उसका तो सीधा इंटरेस्ट है वहां। वही इंटरेस्ट ही तो लेवरेज है ना।
चाइना वहां का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है और 2023 में जो सऊदी ईरान की डील हुई थी वो भी चाइना ने ही ब्रोकर की थी। तो चाइना के पास इकोनॉमिक ताकत भी है और पॉलिटिकल लेवरेज भी। अच्छा, तो बेसिकली बायस्ड होकर भी अगर आपके पास सामने वाले की इकोनॉमी कंट्रोल करने की ताकत है तो आप उनको फोर्स कर सकते हैं टेबल पर आने के लिए। बिल्कुल, ताकतवर मीडिएटर समटाइम्स ज्यादा आउटपुट दे सकता है एक कमजोर न्यूट्रल मीडिएटर से। ये सच में एक कंप्लीटली नया नजरिया है देखने का।